This is English ABC. I am with my English classes. In today's video, I have brought a set of objective questions from A Story of English. Story of English से मैं 25 क्वेश्चंस के साथ अपने इस पहले शीट में हूँ और इंटरमीडिएट लेवल पर जो आपको इंग्लिश का हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ना होता है वहाँ आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मिस नहीं करें। यह हमारा पर्पस है इस वीडियो का। तो चलिए, हमारे जो भी सेट हैं, अगर आप सारे क्वेश्चंस को माइन्यूटली देख रहे हैं, हमारे इस सेट के सारे क्वेश्चंस को और इसके बाद जो भी सेट आएंगे इस सीरीज़ में, अगर सारे सेट्स को आप एकदम माइन्यूटली देखते हैं तो फिर कोई सवाल नहीं उठता है कि आप कोई क्वेश्चन मिस करें। और मैं इसमें अपना पूरा एफर्ट लगाने जा रहा हूँ, ज़्यादा दावा नहीं करूँगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ मैं आता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है हमारा इस सेट का वो है, हाउ मेनी मेन पीरियड्स आर देयर इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा के विकास और इतिहास में मतलब कितने पीरियड हैं मेन रूप से। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। मेनली 3 पीरियड्स हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिड इंग्लिश पीरियड और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओल्ड इंग्लिश कवर्स, यानी ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक है, किस पीरियड को, किस समय को कवर करता है। ऑप्शन है आपके सामने AD 449, AD 1150, AD 449, AD 1066, AD 1150, AD 1215 और ऑप्शन डी AD 1150, AD 1500। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी AD 449, AD 1066। यहाँ से ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट होता है और ओल्ड इंग्लिश में 10-6 में जो उसका एंड है, उसकी वजह क्या है कि नॉर्मन लोगों ने अटैक किया और फ्रेंच को ला दिया, तो थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो कुछ किस टाइम को कवर करता है? AD 449, AD 1066। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मिड इंग्लिश पीरियड कवर्स, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स। तो ओल्ड इंग्लिश के बाद मिड इंग्लिश कवर्स। इसमें आपको हो सकता है कि बहुत इजी क्वेश्चंस दिखे और ऐसा लगे कि इतना इजी क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं कमिटेड हूँ कि हर एक टॉपिक को, इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश के हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा, उसको एकदम माइन्यूटली डिस्कस करूँगा। इसीलिए हो सकता है कि कुछ टू इजी क्वेश्चंस भी आपके सामने आ जाए, लेकिन ऐसा भी रहेगा कि जो डेप्थ है इसकी, मतलब डीपर पार्ट का भी कोई क्वेश्चन हमसे मिस नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर एक बार फिर से आते हैं। मिडिल इंग्लिश कवर्स। तो मिडिल इंग्लिश कब से कब तक कवर करता है? AD 1066, AD 1500, ये हमारा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है AD 1150, AD 1500, AD 449, AD 1499, AD 1476, AD 1800। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से कब है? AD 1150, AD 1500। ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड होता है 1066 में, लेकिन चूंकि नॉर्मल लोग आकर उन लोगों ने फ्रेंच को लैंग्वेज के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया, तो थोड़ा सा ब्रेक आता है। और जब तक फिर से एंग्लो सेक्शंस के हाथ में मतलब वो आप कह लें कि जब तक वो लोग रूल में फिर से नहीं आते हैं, उनका रिस्टोरेशन मतलब रीजन में नहीं हो जाता है, तो तब तक इंग्लिश में थोड़ा सा ब्रेक आता है। हालांकि वो फॉर फ्यूचर इंग्लिश के लिए अच्छा ही होता है। तो ऐसे में ब्रेक के बाद फिर 1150 से 1500 का पीरियड जो है वो मिडिल इंग्लिश पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मॉडर्न इंग्लिश कवर्स। अब मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक का पीरियड कवर करता है? तो श्योर है कि पहले मैं ऑप्शन बता दूं। AD 1150, AD 1500, AD 1500 ऑनवर्ड्स, AD 449, AD 1500, AD 1800 ऑनवर्ड्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है AD 1500 ऑनवर्ड्स। मतलब 1500 ईस्वी के बाद का जो समय है, उससे आगे का जो समय है वो मॉडर्न इंग्लिश में है आज तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच इज द यंगेस्ट लैंग्वेज। अब इन लैंग्वेज में से सबसे यंग लैंग्वेज कौन सा है? ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी पर्शियन, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी संस्कृत। तो सबसे यंग इंग्लिश है, और जिस इंग्लिश को आज हम जानते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ 500 साल पुराना है। वैसे इंग्लिश आज की डेट में आप यह मोटा मोटी मान लें कि लगभग 1500 साल पुराना है। तो सबसे यंग लैंग्वेज इनमें इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, द ईयर AD 449 ऑल्सो मार्क्स। तो ये क्वेश्चन का पर्पस ये है कि AD 449 तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के स्टार्टिंग को तो मार्क करता ही है, उसको तो इंगित करता ही करता है। दूसरी और कौन सी चीज़ है जिसे यह मार्क करता है? ऑप्शन ए है ए फॉरेन इन्वेजन, ऑप्शन बी ए रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी ए सुनामी, ऑप्शन डी द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। तो फॉरेन इन्वेशन करेक्ट आंसर है। जब एंग्लो सेक्शन ने अटैक किया 449 में, उसी साल 449 में वो जर्मनी के लोग थे और उन्होंने ही इंग्लिश का यहाँ जो है आधार रखा। तो AD 449 ओल्ड इंग्लिश का अगर स्टार्ट है तो वो सिर्फ इसलिए है कि एंग्लो सेक्शन ने आक्रमण करके यहाँ जर्मनिक लैंग्वेज को इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ईयर AD 1066 ऑल्सो मार्क्स। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था उसका एंड पीरियड जो 1066 है वो इसके एंड पीरियड के अलावा और किस चीज़ को मार्क करता है? यहाँ भी ऑप्शन सेम ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर 6 में थे, ए फॉरेन इन्वेजन, ए रिवोल्यूशन, ए सुनामी, द ग्रेट लंदन फायर। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए फॉरेन इन्वेजन। यहाँ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, नॉर्मन लोगों ने अटैक किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, थ्रू व्हिच लैंग्वेज इंग्लिश बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। मतलब किस भाषा के द्वारा इंडो यूरोपियन भाषाओं के परिवार से इंग्लिश जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी जर्मनिक, ऑप्शन डी ग्रीक। तो करेक्ट आंसर क्या है? जर्मनिक। चूँकि जर्मनिक लोगों ने ही इंग्लिश को एस्टेब्लिश किया तो इंग्लिश इंडो यूरोपियन फैमिली से जर्मनिक के ही द्वारा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वर्ड इज नेटिव टू इंग्लैंड। कौन सा इंग्लैंड का देसी शब्द है, यानी उसके मिट्टी पानी का वर्ड है? तो ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी गॉड, ऑप्शन डी हेल। तो जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ना ही इंग्लिश और ना ही इंग्लैंड ये सब वर्ड इंग्लिश के नेटिव वर्ड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट ऑप्शन जो है लंदन। लंदन इंग्लैंड का एकदम नेटिव वर्ड है और ये पहले से इंग्लैंड में था। इंग्लिश और इंग्लैंड ये सारे के सारे वर्ड जो है ये सारे के सारे बोरोइंग से हैं, बाहर से आने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच लैंग्वेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। किस भाषा का आज की डेट में सबसे ज़्यादा किस भाषा को बोलने वाले, मातृभाषा के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं? तो लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा किस भाषा को बोलने, मातृभाषा के रूप में बोलने में है? ऑप्शन ए है चाइनीज, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी उर्दू। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? चाइनीज़। आज की डेट में चाइनीज़ को बोलने वाले लगभग 90 करोड़ के आसपास, 90 करोड़ के आसपास लोग हैं, जबकि इंग्लिश का स्थान दूसरा है। 40 करोड़, शायद 40 करोड़ ही लोग आज की डेट में इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच लैंग्वेज इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन आवर टाइम्स। हमारे समय में, हम लोगों के समय में आजकल कौन सा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है मातृभाषा के रूप में? तो वो तो चाइनीज़ थी, लेकिन यह क्वेश्चन है कि व्हिच लैंग्वेज इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन आवर टाइम्स, मतलब सबसे अधिक यूज़ की जाने वाली जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? ऑप्शन ए चाइनीज, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी लैटिन। तो करेक्ट आंसर क्या है? इंग्लिश। आज की डेट में इंग्लिश जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। आप इंग्लैंड को छोड़ दें, आयरलैंड को छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़ दें, यूएसए, कनाडा को छोड़ दें, साउथ अफ्रीका को छोड़ दें, जहाँ की मतलब L1 है, मातृभाषा है जहाँ की अंग्रेजी। आप और सब देशों में चले जाएं, इंडिया जैसे देशों में या ऐसे किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, इंग्लिश का यूज़ एक आदमी अपने डेली लाइफ में हमेशा करता रहता है। चूँकि इंटरनेट डिजिटलाइज्ड हो गया है वर्ल्ड, ग्लोबलाइज्ड हो गया है वर्ल्ड, तो ऐसे में इंग्लिश लैंग्वेज के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज जो आज की डेट में है वो है इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसकी सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो कौन सी है? ऑप्शन ए बोरोइंग्स, ऑप्शन बी इन्फ्लेक्शंस, ऑप्शन सी ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी न्यू स्ट्रक्चर्स। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है, करेक्ट आंसर जो है वो है बोरोइंग्स। ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोरोइंग्स। असल चीज, सॉरी ये गलत आंसर है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो कैरेक्टराइज्ड है इन्फ्लेक्शंस के द्वारा, यानी शब्दों के रूप में जो चेंजिंग आया वो बहुत ही मतलब लार्ज स्केल पर आया। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो कैरेक्टराइज्ड है इन्फ्लेक्शंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम व्हिच ईयर ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। किस साल से या किस साल के आसपास या किस साल के बाद अंग्रेजी जो है साहित्य की भाषा के रूप में सामने आई, यही क्वेश्चन है। तो AD 449, AD 1066, AD 1150, AD 1500। करेक्ट आंसर है AD 1150। 1150 से ही इंग्लिश साहित्य के लिए मतलब एक तरह से उस स्तर को अडॉप्ट किया, इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का वोकेबलरी अपने आप को उस स्टेज में लाया जहाँ से उसमें साहित्य की एक स्तरीय साहित्य की रचना की जा सकती थी। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? AD 1115। AD 1115 से ही इंग्लिश अपने आप को लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर के रूप में सामने लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच पीरियड इज कॉल्ड द डार्क एज। इंग्लिश के स्टोरी में, इंग्लिश की हिस्ट्री में, इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री में किस पीरियड को डार्क एज कहा जाता है? ऑप्शन है ओल्ड इंग्लिश, ऑप्शन बी मिडिल इंग्लिश, ऑप्शन सी मॉडर्न इंग्लिश, ऑप्शन डी द रेनेसां पीरियड। करेक्ट आंसर कौन सा है? किसको डार्क एज कहा गया है? ओल्ड इंग्लिश को। क्यों डार्क एज कहा गया है? क्योंकि इस समय अच्छी लिटरेचर की रचना नहीं हो पाई, अच्छी साहित्य की रचना नहीं हो पाई, इसीलिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डार्क एज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, why did the old English period fail to produce literature of much significance। मतलब अच्छी क्वालिटी की साहित्य रचना में ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्यों फेल हो गया? ऑप्शन ए ड्यू टू लैक ऑफ आइडियोलॉजी, ड्यू टू लैक ऑफ कोर्ट पैट्रोनेज, ड्यू टू लैक ऑफ विल पावर, ड्यू टू लैक ऑफ डेडिकेशन। यानी आइडियोलॉजी के अभाव के चलते, कोई आदर्श नहीं था सामने में। दूसरी बात राज के संरक्षण के अभाव में, ऑप्शन बी में। और ऑप्शन सी विल पावर, इच्छा शक्ति की कमी के चलते। और ऑप्शन डी है ड्यू टू लैक ऑफ डेडिकेशन, निष्ठा का अभाव था। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ड्यू टू लैक ऑफ कोर्ट पैट्रोनेज। चूँकि जो किंग थे वो इंग्लिश के लिए कुछ भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे, राज्य के संरक्षण कुछ भी नहीं था, इसीलिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड कोई क्लास मतलब स्तरीय साहित्य को प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो सो ओल्ड इंग्लिश पीरियड फेल्ड टू प्रोड्यूस लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस ड्यू टू लैक ऑफ कोर्ट पैट्रोनेज। करेक्ट आंसर कोर्ट पैट्रोनेज का अभाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नन एज। ओल्ड इंग्लिश को और एक नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपके सामने है एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश, एंग्लो फ्रेंच इंग्लिश, एंग्लो इंडियन इंग्लिश, स्कैंडिनेवियन इंग्लिश। करेक्ट आंसर कौन सा है? एंग्लो सेक्शन इंग्लिश। करेक्ट आंसर एंग्लो सेक्शन इंग्लिश। एक मिनट, फिर से हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग थे। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नन एज एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश, एंग्लो फ्रेंच इंग्लिश, एंग्लो इंडियन इंग्लिश,
स्कैंडिनेवियन इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश को एक और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स करें, हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखें और हम आपको फिर वो प्रूफ देंगे कि करेक्ट आंसर ये है तो फिर क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन द मिडल इंग्लिश पीरियड इंग्लिश वाज इंडिच्ड थ्रू। मिडल इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश जो है वो किस चीज़ से इंडिच्ड हुआ, मतलब किस चीज़ से समृद्ध हुआ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके सामने वो है एक्सटेंसिव बोरोइंग वर्ड्स। यहाँ हम थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये ऑप्शन ए नहीं है। यहाँ वर्ड्स को ओमिट करना चाहेंगे, आप वर्ड्स को ओमिट करें और बोरोइंग के साथ एस जोड़ें। ये अब अच्छा ऑप्शन है एक्सटेंसिव बोरोइंग्स, ऑप्शन ए। बी इन्फ्लेक्शन, सी रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रिवाइवल ऑफ ओल्ड वैल्यूज, ऑप्शन डी। यानी भरपूर बोरोइंग्स, दूसरी लैंग्वेज से शब्दों का लेना, इन्फ्लेक्शन शब्दों के रूप में परिवर्तन, लॉ एंड ऑर्डर का फिर से पुनर्बहाली, रिवाइवल ऑफ ओल्ड वैल्यूज यानी पूर्व मान्यताएं, प्राचीन मान्यताओं का फिर से पुनर्जीवीकरण। तो ऐसे में जो करेक्ट आंसर है वो इन द मिडल इंग्लिश पीरियड इंग्लिश वाज इंडिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग्स, मतलब दूसरी भाषाओं से पर्याप्त मात्रा में जो काम के वर्ड्स थे वो इंग्लिश ने लिया। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 एक्सटेंसिव बोरोइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हु चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मनिक ब्रिटेन। किसने सेल्टिक ब्रिटेन को जर्मनिक ब्रिटेन में चेंज कर दिया? ऑप्शन ए है द विकिंग्स, ऑप्शन बी द नॉर्मन्स, ऑप्शन सी किंग अल्फ्रेड, ऑप्शन डी द एंग्लो सेक्शंस। तो एंग्लो सेक्शंस ने जब अटैक किया उस दिन से इंग्लिश का सफ़र स्टार्ट होता है, इसीलिए एंग्लो सेक्शंस चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मनिक ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Which event resulted in the infusion of a large number of French words into the vocabulary of English? इंग्लिश के vocabulary में, शब्दकोश में काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में फ्रेंच वर्ड्स किस घटना के कारण हुई? ऑप्शन ए है द नॉर्मन कंक्विस्ट, ऑप्शन बी द ग्रेट बॉबल शिफ्ट, ऑप्शन सी किंग अल्फ्रेड्स इनिशिएटिव, ऑप्शन डी द विकिंग इन्वेजन। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए नॉर्मन कंक्विस्ट। नॉर्मन लोगों ने जो अटैक किया उन लोगों ने इंग्लिश की जगह किंग कोर्ट का, एजुकेशन का, फिर बिजनेस का, सारे क्षेत्रों में इंग्लिश की जगह फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसीलिए यही नॉर्मन कंक्विस्ट जो है इसी का रिजल्ट यह रहा कि ढेर सारा फ्रेंच वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश वोकेबुलरी में आ गया। तो करेक्ट आंसर द नॉर्मन कंक्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द लीडरशिप ऑफ एंग्लो सेक्शंस किंगडम वाज मेनली इन द हैंड्स ऑफ द। और यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एंग्लो सेक्शंस जो हम नाम दिए, तो एंग्लो सेक्शंस में 3 ट्राइब्स जर्मनी के शामिल थे, एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स। इन तीनों में से कौन किसके हाथ में? एंगल्स के हाथ में, सेक्शंस के हाथ में, जूट्स के हाथ में। इन तीनों में से आप यह डिसाइड कर लें कि किसके हाथ में। ऑप्शन डी तो किसी भी तरह से, वो तो इंग्लैंड के मूल निवासी हैं, तो किसके हाथ में शासन रहा, कौन डोमिनेट किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेक्शंस। सेक्शंस लोग अपने बेटर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के कारण, अच्छी राजनीतिक सूझबूझ के कारण हमेशा बागडोर अपने हाथ में रखा सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हिच वन वाज नॉट डायलेक्टिकल। निम्नलिखित में से कौन से डायलेक्टिकल नहीं है? ऑप्शन ए ओल्ड इंग्लिश, ऑप्शन बी मिडिल इंग्लिश, ऑप्शन सी मॉडर्न इंग्लिश, ऑप्शन डी एंग्लो सेक्शन इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश भी डायलेक्टिकल है, मिडिल इंग्लिश भी डायलेक्टिकल है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश डायलेक्टिकल नहीं था। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्चा वाला इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश नहीं था, बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड हो चुका था। इसके ग्रामर और फिर मतलब आज के डेट में हो चुका है, और इसके वोकेबलरी
सारा कुछ आज के डेट में एकदम इस्टेब्लिश्ड है। रिटेन पर्पस को भी ये फुलफ़िल करता है, किसी भी चीज़ को लिख सकता है, बहुत अच्छा लिटरेचर है, इसीलिए यह डायलेक्टिकल नहीं है। वैसे ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश दोनों डायलेक्टिकल है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का मॉडर्न इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी वेयर देयर ऑफ ओल्ड इंग्लिश। यहाँ एक वर्ड जो है वो मिसिंग है। हाउ मेनी आप यहाँ इस जगह पर लिख लें, हाउ मेनी डायलेक्ट्स, DIALECTS, डायलेक्ट्स, हाउ मेनी डायलेक्ट्स वेयर देयर ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में कितनी बोली थी? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे? तो 4 थे। मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे? तो वो 5 थे। ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे? आप याद रखें, वो 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द ओल्ड इंग्लिश राइटिंग सिस्टम यूज्ड। ओल्ड इंग्लिश में किस राइटिंग सिस्टम, किस अल्फ़ाबेट को यूज़ किया जाता था? वो सिस्टम कौन सा, किस चीज़ को यूज़ करता था? ऑप्शन आपके सामने है, द रूनिक अल्फ़ाबेट, ऑप्शन बी द रोमन अल्फ़ाबेट, ऑप्शन सी द फ्रेंच अल्फ़ाबेट, ऑप्शन डी द देवनागरी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर क्या है? द रूनिक अल्फ़ाबेट। ओल्ड इंग्लिश में रूनिक अल्फ़ाबेट था, रोमन अल्फ़ाबेट नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन एंशियंट टाइम्स व्हिच लैंग्वेज हैड द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज। पुराने समय में किस लैंग्वेज को वर्ल्ड लैंग्वेज का स्टेटस, वर्ल्ड लैंग्वेज की हस्ती किस लैंग्वेज को प्राप्त थी? तो ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी स्पेनिश। करेक्ट आंसर है लैटिन। इंग्लिश से पहले लैटिन को वर्ल्ड लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स लैटिन व्हिच लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड मच इंग्लिश इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड। लैटिन के अतिरिक्त मिडिल इंग्लिश पीरियड में किस भाषा ने इंग्लिश को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया? ऑप्शन ए आपके सामने स्कैंडिनेवियन, ऑप्शन बी जर्मनिक, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी स्पेनिश। और करेक्ट आंसर जो है वो है फ्रेंच। चूँकि मिडिल इंग्लिश से पहले 1066 में नॉर्मन लोगों ने अटैक किया और फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसने रख दिया, तो फ्रेंच लैंग्वेज के जो अच्छे अच्छे वर्ड्स थे वो इंग्लिश में आ गए और इन ड्यू कोर्स समय के साथ ये फ्रेंच वर्ड्स इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा पहुंचाया। इसीलिए लैटिन के अलावा मिडिल इंग्लिश पीरियड में जिस लैंग्वेज ने सबसे अधिक इंग्लिश को इन्फ्लुएंस्ड किया वो फ्रेंच है। और इस तरह हमारा ये सेट अब एंड पर पहुंचता है। और अगर आप हमारे अगले सेट को भी देखते हैं, सारे सेट को देखते हैं जो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, तो फिर निश्चित रूप से मेरा यह एकदम यकीन है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में। आप शायद ही किसी क्वेश्चन को मिस करें। तो आप देखिए हमारे सारे वीडियो को, सारे सेट को, और एकदम स्टोरी ऑफ इंग्लिश पार्ट से आप एकदम निश्चिंत हो जाएं कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बाय।